और भाई लोग क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो लास्ट लेक्चर हमने हमारा रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी के साथ खत्म किया था, जिसके साथ हमारा एल्केन्स खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स। अब आज की क्लास जो होगी मैं पहले ही बता देता हूँ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका साइक्लो एल्केन्स का। और कल की क्लास में हम हमारा बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम कल की क्लास के लिए रखते हैं। अब आज हमने क्या करना है, साइक्लोएल्केन्स। तो नोट्स आपके लिए लाए हैं, जरा देखिए इन्हें। तो साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, देखो यार, इनकी हम ऐसे इंट्रो में ही इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप भी काफ़ी बार साइक्लोएल्केन्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया, तो वही सेम बातें रिपीट होंगी हमारी। साइक्लोएल्केन्स सिंपल भाषा में समझो, आपके जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, जो एलिफेटिक चेन होती है एल्केन्स की, उनका ट्विस्ट होके एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, वही चेन है, बस घूम के एक रिंग बन चुकी है। ठीक है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। उसी को बोला जाता है आपका, यानी कि उसकी साइक्लिक फॉर्म को बोला जाता है आपका साइक्लो एल्केन। सीधी भाषा में एलिफेटिक जो है वो साइक्लिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक एलिफेटिक एल्केन अपनी साइक्लिक फॉर्म में आ गया, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लो एल्केन। अब इतनी तो हम बात जानते हैं कि आपका साइक्लोएल्केन जो मिनिमम पॉसिबल साइक्लोएल्केन होता है वो क्या होता है, आपका साइक्लोप्रोपेन होता है। क्यों? क्योंकि रिंग बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 कार्बन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन है। कैसे बना होगा? एक प्रोपेन की सीधी चेन होगी, क्या होगी, ये रिंग बनाएगी और क्या बन जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे त्रिकोण बना लेगी ये। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, ये कैसे बना होगा? ब्यूटेन था, ठीक है, ब्यूटेन ने खुद को एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर में बनाया। ठीक है, अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। जब हम रिंग बोलते हैं बच्चा, तो रिंग का वो वाला मतलब नहीं कि सिर्फ वो गोला ही बन सकती है। नहीं, रिंग का मतलब कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसकी कोई दिशा खुली ना हो। ठीक है, कोई साइड खुली ना हो। अब देखो, जैसे ये ब्यूटेन का हमने क्या बना दिया, इसको घुमा के एक स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड दी साइक्लो ब्यूटेन। उसके बाद ये आपके सामने साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, अब जो आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं, ये साइक्लो एल्केन्स आपके किसके साथ आइसोमेरिक फॉर्म में बनते हैं? आपके एल्कीन्स के साथ। क्यों भाई, ये एल्कीन्स के साथ ही क्यों आइसोमर्स हैं? क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है। कैसे? आपका CnH2n होता है साइक्लो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, और आपके एल्कीन्स का भी यही जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n। मेरे को पता नहीं अब आपने देखा होगा कि नहीं, एक सर का ना आज से 1 या 2 साल पहले बड़ा वो फेमस वीडियो था, वायरल हुआ था। ठीक है, वो का है दो ना +2 वाला। ठीक है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं इसको, कि जो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, वही आपका क्या रहता है, साइक्लो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लो एल्कीन्स जो होते हैं ये आइसोमेरिक होते हैं, किसके साथ? एल्कीन्स के साथ। चलिए भाई, अब जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या आता है आपका, सबसे पहला कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है किससे, किसके रिस्पेक्ट में? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में। यानी कि अगर मैं आपके सामने मान लो ब्यूटेन रख रहा हूँ और एक साइक्लोब्यूटेन रख रहा हूँ, तो ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट साइक्लोब्यूटेन का होगा। अगेन, बात आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, किससे? विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। यानी कि अगर मैं आपके सामने फिर से साइक्लोब्यूटेन रख दूं और साथ में ब्यूटेन रख दूं, तो आप बोलोगे कि सर ये जो साइक्लोब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगेन क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आसान भाषा में बोले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का सिमेट्री उसके लैटिस में अच्छा रहता है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ी तो क्या रहेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है सर, साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं उनका डेंसिटीज भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स के ज्यादा रहता है। ठीक है, उनसे ज्यादा रहता है। अगेन फिर से आपके सामने साइक्लोब्यूटेन पड़ा है, आपके सामने ब्यूटेन पड़ा है। आप बोलोगे कि सर ये जो साइक्लोब्यूटेन है इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, एक है आपके पास सीबी चेन जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब ये कितना
एरिया कवर कर रही है, ठीक है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब एक सीधी चेन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो कर रही है वो वैल्यू ज्यादा रहती है, लेकिन जब हमने उसी चेन को घुमा के एक कॉम्पैक्ट सी रिंग बना दी जिसे मैं साइक्लोब्यूटेन कहता हूँ, ठीक है, कॉम्पैक्ट सी रिंग बना दी मैंने, तो वॉल्यूम का वैल्यू घट गया। अब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन तो पता ही है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी अगर हम देखें तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम जो है वो क्या बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा साइक्लोएल्केन का वॉल्यूम छोटा था, तो कम वॉल्यूम दैट मीन्स डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन रहता है यहाँ पे। उसके बाद चौथा पॉइंट बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। भाई ये रूल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस रूल है, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको तब भी समझाई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप जब भी मान लो आप अगर 40 बच्चों की क्लास में गए हो, ठीक है, आप मान लो 40 बच्चों की क्लास में गए हो, तो आपका सबसे पहला दोस्त कौन बनेगा? आपका सबसे पहला दोस्त या फिर सबसे पहला ग्रुप वही बनेगा जो कि जिसके साथ आप आजकल टर्म यूज करते हैं कि वाइब मैच करती है जिसके साथ, ठीक है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच कर रही है, जो आपके लेवल की बातें करता है, ठीक है, आप दोनों का ह्यूमर मैच कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग या फिर ऐसा किसी कोई पर्सन हो, आपकी सबसे पहले उसी के साथ जाके बनेगी बात, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर आप अपने जैसा ढूंढो तो आप उसी के साथ घुल मिल सकते हो, ओपन अप हो सकते हो, किसी दूसरे के साथ नहीं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में ये कैसे अप्लाई होगा? भाई जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो हमेशा पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व करेगा, ठीक है। मान लो मैंने कोई पोलर सोल्यूट डाला, वो हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही अच्छे से डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। जबकि अगर मैं कोई नॉन पोलर सोल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट ले रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट ले रहा हूँ, वो हमेशा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। पोलर हमेशा पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। अब देखो साइक्लोएल्केन्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एल्केन्स थे वैसे ही ये हैं। साइक्लोएल्केन्स कैसे थे, सॉरी एल्केन्स कैसे थे, नॉन पोलर थे, तो साइक्लोएल्केन्स भी नॉन पोलर ही होंगे। नॉन पोलर होंगे तो ये सॉल्युबल होते हैं सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि आपका CCl4 वगैरह, ठीक है, बट ये इनसॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सब जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं रहेंगे। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम जा रहे हैं हमारी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो ये रिएक्शन दिखाते हैं साइक्लो एल्केन्स, वो क्या है? वो है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, जस्ट आपको एक बार बताऊंगा कि रिएक्शन कैसे हुई है, क्योंकि इसके बारे में हमने एल्केन्स में इतना बड़ा मैकेनिज्म ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, सो बार बार उसको रिपीट करने में कोई सेंस नहीं बनती है। इससे बेटर है कि ये टाइम हम नए लेक्चर्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपके सामने ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, साथ में मैंने क्या किया, Cl2। ये क्या है, ये मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, ठीक है, क्या एच न्यू की प्रेजेंस में मैंने क्लोरीनेशन कराई, Cl2 ऐड करवाया। अब ध्यान से समझना, यहाँ का एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl बाहर चला जाएगा, HCl बना देगा, और जो यहाँ का एक Cl होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका CHCl वाला, इन साथ में आपका HCl, तो ये क्या बन गया, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बन गया। ऐसे ही आप ब्यूटेन के साथ भी करोगे, एक हाइड्रोजन को ब्रोमिनेशन जब करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन को Br के साथ भेज दो और दूसरे Br को उस हाइड्रोजन की जगह पे रख दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन बन गया, साथ में HBr निकल गया। चलिए अब बड़ी एक फेमस बात बताने वाला हूँ मैं आपको। साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एल्कीन्स को, ठीक है, एल्कीन्स को तो रिजेंबल करते ही हैं, ठीक है, लेकिन एल्कीन्स को भी प्रॉपर्टीज के मामले में ये रिजेंबल कर जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। कैसे? भाई आपकी एडिशन रिएक्शन जो होती है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो होती है किसकी प्रॉपर्टी होती थी, एल्केन्स की, सॉरी एल्कीन्स की होती थी ना, ठीक है, एल्कीन्स में होती थी आपकी एडिशन रिएक्शन, लेकिन साइक्लो एल्केन्स जो हैं ये एडिशन रिएक्शन दिखा देते हैं। दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन इज द सिमिलैरिटी बिटवीन साइक्लो एल्केन
एंड एल्कीन। एडिशन रिएक्शन कैसे होगी इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। अभी सिर्फ आप समझिए कि कौन से रिएजेंट्स लगेंगे। ठीक है, देखो मैंने Cl2 डाला है, Cl2 जब मैं कराऊंगा, ठीक है, Cl2 का एडिशन जब कराऊंगा तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, FeCl3 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, FeCl3 की प्रेजेंस में, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, ये जो चेन है क्लोज स्ट्रक्चर है ये टूट जाएगा। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर टूटेगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा, अभी इतना समझो। Br2 के केस के लिए हम FeBr3 लगाएंगे, उसके लिए FeCl3 लगाया था, यहाँ पर FeBr3 लगाएंगे। अगेन वही सेम चीज होगा, वहां पर 1,3 डाइक्लोरोप्रोपीन बना था, सॉरी प्रोपेन बना था, यहाँ पर 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अब अगर मैं HBr ऐड करवाता हूँ तो ये देखो, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन के पास Br चला जाएगा। ठीक है, एक के पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, दूसरे के पास चला जाएगा Br, तो ये क्या बन गया आपका, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। लास्ट इज दी हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो होती है वो भी एक एडिशन रिएक्शन ही होती है। तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, याद करो हमने टेम्परेचर क्या पढ़ा था, 353 केल्विन निकल के लिए। जब प्लेटिनम और पैलेडियम कराते थे तो वो तो जी रूम टेम्परेचर पर भी सर काम कर जाते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी आपके सामने निकल है। निकल जो होता है, रहने निकल, वो किस टेम्परेचर पे काम करता है, 353 केल्विन पे। ठीक है, तो 353 केल्विन पे हमने क्या कराई, हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसकी वजह से ये चेन जो है टूट गई और ये क्या बन गया हमारा, एन प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एन प्रोपेन बन गया। अब देखो यहाँ पर मैं दूसरे एग्जांपल ले रहा हूँ साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन ना ही ये Cl2 वाली एडिशन शो करेगा, ना ही Br2 वाली, ना ही HBr वाली, ये सिर्फ शो करता है आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा साइक्लो एल्केन्स में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, वो है आपका साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इन ऑल दी साइक्लो एल्केन्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है आपका साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोप्रोपेन तो आपने देख लिया कितनी सारी रिएक्शंस देता है एडिशन की। ठीक है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या करो भाई, वही रहने निकल डालो और क्या करना है, 353 केल्विन का टेम्परेचर हाइड्रोजिनेशन करवानी है, एन ब्यूटेन बन जाएगा। साइक्लोब्यूटेन का एन ब्यूटेन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, चेन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट पॉइंट मैंने वही लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार कि साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द साइक्लोएल्केन्स एंड अंडरगोज मेनी एडिशन रिएक्शन थ्रू द रिंग क्लीवेज। देखो क्योंकि मैंने बताया जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। यहाँ पर रिंग जो है साइक्लोप्रोपेन की वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो ट्राई करेगी कि फटाफट से ना इस रिंग का क्लीवेज हो जाए। ठीक है, रिंग का क्लीवेज मतलब बॉन्ड कहीं से टूटे, ये रिंग कहीं से टूटे और एक सीधी चेन फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्यों क्योंकि साइक्लोप्रोपेन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि जो आपका साइक्लोब्यूटेन होता है इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द साइक्लोप्रोपेन एंड अंडरगोज ओनली एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अभी पढ़ी थी, while rest of the cycloalkanes are unreactive and don't form the addition product। ठीक है, इसके ऊपर वाले जो सारे के सारे साइक्लोब्यूटेन के ऊपर वाले साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं एंड दे हार्डली अंडरगोज दी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के अंदर ये नहीं जाते हैं। कौन दो जा सकते थे, आपका साइक्लोप्रोपेन जा सकता था और आपका क्या जा सकता था, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन भी कम जाता था अभी। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम रीजन पता करेंगे कि क्यों साइक्लोप्रोपेन इतना ज्यादा अनस्टेबल है और क्यों बाकी के जो हायर वन वाले हैं, ठीक है, जो हायर वाले साइक्लोएल्केन्स हैं वो उतने आपके रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन ही इतना रिएक्टिव क्यों है, बाकी सारे इतने रिएक्टिव क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।